बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको पिछली वीडियो समझ आई कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था पादप हार्मोन के बारे में, कुछ हमने उदाहरण भी डिस्कस किया था। कुछ ऐसे हार्मोन हमने बात किए थे जो कि क्या होते हैं, आवृत, जैसे जो बिना फल वाले, जो बिना बीज वाले फल हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जो क्या होते हैं, किसी टमाटर, मटर, इन सब की पत्तियों को चौड़े करने में सहायता करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन भी मैंने आपको बताए जो कि क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि निरोधक होते हैं, मतलब वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो आज इसकी उसी सीरीज़ में हम अगला हार्मोन का नाम पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन सा हार्मोन है बच्चों, लिखा है एब्सिसिक एसिड। ये क्या है, हार्मोन है जो कि क्या है, पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन। उसी के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। चलो, अब एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये क्या है, अम्ल वाला हार्मोन है, ठीक है, अम्लीय हार्मोन है। किससे पाया गया इसको, कपास के पौधे से इसको पाया गया। किससे पाया गया बच्चों, कपास के जो पौधा होता है उससे ये पाया गया था। कब पाया गया था, देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है, 1961 से लेकर 1965 तक, ये इस सन में इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया है, कांस और एडिकेट, इन दोनों के द्वारा इस हार्मोन को खोजा गया है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन। मतलब क्या करता है, ये वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। खोज कब की गई थी, 1961 से 1965 के बीच में इसकी खोज की गई थी। किस पौधे से खोजा गया है, तो कपास के पौधे से इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया है, तो कांस और एडिकेट के द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका कार्य क्या होता है, जो एब्सिसिक एसिड है उसका मुख्य कार्य, तो उसमें 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला नंबर क्या है, आलू के कंद बनने में सहायक होता है। अब आपने देखा होगा कंद मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आलू क्या है, जड़ ही तो है। आलू तना है, नहीं, आलू जड़ है। वो जड़ों से हमें क्या होता है, मिलता है, मिट्टी के अंदर होता है, हम उसको जो है उसका खोदते हैं उसको, फिर उसके बाद हमें आलू मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका कार्य, आलू को कंद बनाने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड का होता है। बीजों और कलियों के अंकुरण को रोकने का काम किसका होता है, इसको करने का काम एक अम्ल मैंने आपको, एक हार्मोन मैंने आपको बताया, लेकिन रोकेगा कौन, तो आंसर बनेगा क्या है बच्चों, एब्सिसिक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन, और देखना 100% सवाल यहाँ बनेगा, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहाँ से आपसे ज़्यादा सवाल बनते हैं साइंस वगैरह में। तो अगर कहा जाए बीजों और कलियों के अंकुरण को रोकने का काम किस हार्मोन का होता है, तब आप क्या आंसर करेंगे वहाँ पे बच्चों, बोलिए एब्सिसिक एसिड। ओके, चलो तीसरा नंबर लिखेंगे। इसकी जो कार्य है तीसरा नंबर का क्या है, इसके घोल के छिड़काव से पत्तियाँ गिर जाती हैं। अब हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, ऐसा हार्मोन, जो नाम आप बताइएगा, वो हार्मोन जो क्या करता है, फल को गिरने से बचाता है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं पत्तियाँ गिरा देता है। तो कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड नाम का ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, पत्तियों को गिराने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एथिलीन। अब ये जो एथिलीन है वो क्या होता है, गैसीय अवस्था का हार्मोन होता है। ठीक है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, बर्ग के द्वारा इसको खोजा गया था। कब खोजा गया है, 1962 में इसको खोजा गया था। ठीक है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना पढ़िएगा। अब उसके बाद चलिए कुछ हम और जो फ्लावर वगैरह हैं उनके हार्मोन से जुड़े हुए कुछ बातें कर लेते हैं। उसके बाद हमने पादपों का ये जो समन्वय और नियंत्रण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे क्या पढ़ना है बच्चों, जंतुओं का समन्वय और नियंत्रण। हमने चैप्टर का नाम क्या है, पौधों और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो हमने पौधों के बारे में पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं के बारे में पढ़ना है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसका एक हेडिंग हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कुछ थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लो, मैं उसको रोक ही नहीं सकती। ठीक है, चलो देखो, कोई थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ते रहो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना आप। अब हमें पढ़ना है क्या, पुष्प हार्मोन। इस श्रेणी में मुख्यतः कौन से हार्मोन आते हैं, 2 हार्मोन आते हैं। एक होता है वर्नेलिन, दूसरा होता है फ्लोरिजन। कौन सा होता है, वर्नेलिन और दूसरा फ्लोरिजन। ये 2 हार्मोन इसमें मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं। लिखिएगा नीचे, ये वे हार्मोन हैं जो ताप व प्रकाश के प्रभाव से पादपों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्या होता है, ताप व प्रकाश के प्रभाव से क्या होता है बच्चों, पादपों में जो पौधे होते हैं उसमें पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। 2 हार्मोनों के नाम आप जरूर याद रखेंगे, फ्लोरिजन और कौन सा दूसरा आपने पढ़ा है, वर्नेलिन। अब हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं में तंत्रिका समन्वय।
तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय जैसे पादपों में हार्मोन करते हैं, वैसे जंतुओं में भी किया जाता है। तो जंतुओं में जो हम जैसे मुख्य तंत्रिका तंत्र वाले जो हम लोग जैसे जीव जंतु हो गए, तो अब ये मत सोच लेना कि हम लोग जीव जंतु हैं, मनुष्य ही हैं लेकिन एक जंतु की श्रेणी में ही आते हैं। तो अब हम कहेंगे तो ये जो हार्मोन है उनका स्रावण शरीर में 2 तरीके से होता है। 2 ग्रंथियाँ मुख्यतः स्रावण करती हैं, एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। अब इन दोनों में भी आपको डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है, नलिकाएँ नहीं पाई जाती, इन्हें हम क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। इनका जो स्रावण है, इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो सीधे रक्त में होता है। किस में होता है बच्चों, रुधिर में होता है। रुधिर की पीएच वैल्यू याद रखिएगा क्या थी, मैंने आपको बताया था 7.4। रुधिर का जो पीएच वैल्यू था वो क्या था, 7.4 था। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का पीएच वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, कोई चीज़ अगर 7 से पीएच वैल्यू उसकी बढ़ रही है तो वो क्षारीय प्रकृति में आ जाता है, अगर कम हो रही है तो अम्लीय प्रकृति में आ जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएँ नहीं पाई जाती, इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ बोलते हैं। अपने जो इनसे हार्मोन का श्रावण होता है वो कहाँ होता है बच्चों, सीधे रक्त के अंदर होता है, सीधे रुधिर में होता है। अब आपको क्या करना है, आज मैं आपको कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद करवा दूंगी, आपको उसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगली जो वीडियो होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा पढ़ाने में, पर बिल्कुल पढ़ा रही हूँ फिर भी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, उसके कुछ नाम आप लिखेंगे जो आपके हाथ से पूछे जा सकते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं। चलिए लिखेंगे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, लिखिएगा। ठीक है, एक तो हो गया पीयूष ग्रंथि, पीयूष। दूसरा लिखिए थायराइड, ये भी एक ग्रंथि। तीसरा लिखिए पैराथायराइड, पैराथायराइड। 3 हो गया अग्नाशय ग्रंथि, कौन सा है, अग्नाशय। उसके बाद चौथा 1 2 3 4 हो गया। 5वां लिखिएगा, ये चौथा हो गया, 1 2 3 4। 5वां लिखिएगा जनन ग्रंथियाँ, क्या लिखेंगे, जनन ग्रंथियाँ। 6वां लिखिए पीनियल, 6वां क्या हो जाएगा, पीनियल। 7वां एग्जाम्पल लिखिए आहार नाल, आहार नाल। नाल की श्लेष्मिक कला, श्लेष्मिक कला। ठीक है, तो ये 7 नाम आप एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए। 1 2 पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इसके बारे में लिखिएगा, ये कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, माइंड में पाई जाती है हमारे। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसका जो आकार होता है वो किसके तरीके होता है, मटर के दाने का आकार होता है, मटर का दाना। इसका जो आकार होता है कितना बड़ा होता है, मटर के दाने के समान होता है। इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, मतलब एक जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम मास्टर माइंड भी बोलते हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क है उसका मास्टर माइंड कौन होता है, पीयूष ग्रंथि ही होता है। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से नोट करिए, एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं जितना भी मैंने बताया। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, जनन ग्रंथियाँ, पीनियल, आहार नाल की श्लेष्मिक कला। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इसका मुख्य विशेषता क्या होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ बोलते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियाँ होने के कारण ही ये क्या करता है, अपना जो हार्मोन है उसका स्रावण जो होता है वो सीधे ब्लड में करते हैं। ठीक है, तो आपसे दूसरे तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा है पीनियल, ठीक है, ये क्या है, पीनियल ग्रंथि है। अब इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है, आपसे क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाएगा, इससे मान लीजिए कोई ए हार्मोन है स्रावित हो रहा है, किससे, पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्लैंड से। तो पूछ लिया कि क्या ए जो कोई हार्मोन है, मान लीजिए नाम रख लिया हमने ए, तो क्या जो ए हार्मोन है उसका स्रावण सीधे ब्लड में होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ और आपको ऑप्शन दे दिया गया, मान लीजिए दे दिएगा ब्लड, दे दिया गया ब्लड में नहीं होता है, ऐसे कुछ एग्जाम आपको उसमें कुछ भी दे सकता है। तो आप क्या कहेंगे, तो आपको अगर पहले से पता है कि क्या है, एक अंतःस्रावी है, क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका मतलब ये हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि है तो क्या करेगा, जो हार्मोन है उसका स्रावण कहाँ पर करेगा, ये सीधे ब्लड में करेगा। तो आपको आंसर पता चल जाएगा, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ होते हैं ना टीचर्स आपको रटवा देते हैं, तो रटना नहीं है, बस उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आपसे पूछे जो अग्नाशय ग्रंथि वो अपना जो स्रावण है इसका हार्मोन का वो कहाँ करेगी, तो आपको पता है पहले से कि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका मतलब कहाँ करेगी, ब्लड में करेगी सीधे, क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं।
ठीक है बच्चों, आई होप पूरा समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर से अपना कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिएगा। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके पहले लेकिन कुछ जहाँ से जैसे पीयूष ग्रंथि है तो इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, अग्नाशय है तो इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, जनन ग्रंथि है इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो आपको करवाऊँगी। उसके बाद बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें।